हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत में वायु परिवहन की दशाएं क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, परिवहन की 3 विधा है, उनमें से वायु परिवहन है। ये परिवहन का सबसे तीव्रतम और आधुनिक और महंगा साधन है। विशाल क्षेत्र और औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरियों को शीघ्रता से पार करने के लिए वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन कहलाता है। यानी लंबी दूरी का या क्षेत्रीय विस्तार अधिक है, उनको शीघ्रतम पार करने के लिए वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही ये दुर्गम या दूरस्थ स्थान है जहाँ पे सड़क परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाती है या रेल परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वहाँ दुर्गम स्थान है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तानी भाग है, या कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वहाँ पर राहत का पहुँचाने के लिए भी इस वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है और उसके लिए ये सबसे उत्तम माध्यम भी है। अगर भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की बात करें तो भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 के अंदर। कब हुई थी? 1911 के अंदर भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच में एक छोटा वायुयान है वो डाक लेकर के पहुंचा था। तो भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। लेकिन इसके बाद में भारत में इनका विस्तार होता गया है और वर्तमान समय में लगभग भारत में टोटल 35 है वो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो बन चुके हैं। इसके अलावा इन हवाई अड्डों में से मुख्यतः जो हवाई अड्डे हैं, जो 4 हवाई अड्डे हैं वो 4 महानगरों में स्थित है। उनमें से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वो दिल्ली के अंदर है, और दूसरा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है जो कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा सांता क्रूज हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है। और मीनाम्बक्कम ये हवाई अड्डा है वो चेन्नई के अंदर है, चेन्नई के। ये भारत की प्रमुख बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहलाते हैं। और इन हवाई अड्डों के लिए जो वायु मार्ग है तो भारत में प्रमुख 2 वायु मार्ग है, जिसमें से एक है यानी कि कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से यानी कि ये जो रोम है, रोम यूनान की राजधानी रोम, इसके बाद में फ्रांस, और फ्रांस के बाद में ब्रिटेन, लंदन, और फिर न्यूयॉर्क तक। कहाँ थे? संयुक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जो वायु मार्ग है, ये वायु मार्ग सीधे तौर पर यानी कि जोड़ता है, यानी कि न्यूयॉर्क से लंदन, फिर फ्रांस के अंदर यानी कि पेरिस, और फिर रोम के बाद में यानी सीधे मुंबई, और फिर दिल्ली और कोलकाता है। इसके अलावा यहाँ से मुंबई से दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है, केप टाउन, यहाँ इस हवाई अड्डे तक भी पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से चेन्नई और फिर ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न है, वहाँ तक भी वायु सेवा की यानी सेवा है वो उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी जो मुंबई से कोलकाता, और इधर रंगून से फिर टोक्यो तक की यानी कि सेवा है वो उपलब्ध है। और इस प्रकार यहाँ से कोलकाता से चेन्नई से ये कोलंबो और मालदीव तक की सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ से फिर यहाँ तक की सेवा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीपों तक यानी कि भी जाती है। तो इस प्रकार भारत में जो मुख्यतः हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, या इन
हवाई अड्डों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये बड़े यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। और इनमें से जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा और भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और फिर है बड़े हवाई अड्डे। बड़े हवाई अड्डों के अंदर यानी कि वो भी कई ऐसे हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त है। जैसे उनका जयपुर है, जयपुर बड़े हवाई अड्डों में आता है, या फिर वाराणसी है, वाराणसी, या फिर लखनऊ है, लखनऊ, ये भी बड़े हवाई अड्डों में आता है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का जयपुर हवाई अड्डा है, जयपुर हवाई अड्डा, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है और ये भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर का यानी कि जो सांगानेर हवाई अड्डा है, सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा है वो देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपको ये भी ज्ञान होगा कि राजस्थान में टोटल यानी कि 5 हवाई अड्डे हैं, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सांगानेर का है, जयपुर के अंदर है और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद में सामरिक दृष्टि वाले भी राजस्थान में हवाई अड्डे हैं, जैसे जोधपुर में है, या फिर बीकानेर का नाल हवाई अड्डा है, जैसलमेर का है, या उत्तरलाई हवाई अड्डा जो बाड़मेर के अंदर है, और एक यानी डबोक हवाई अड्डा है जो यानी उदयपुर के अंदर है। वहाँ पर भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, लेकिन वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ये मंझले या छोटे हवाई अड्डों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार हवाई अड्डों को 4 यानी कि श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बड़े हवाई अड्डे, मंझले हवाई अड्डे और मध्यम श्रेणी के जो हवाई अड्डे हैं वो भी इस श्रेणी के अंदर यानी कि आते हैं। जैसे अगरतला है, जैसे अगरतला, अगरतला कैसा है, मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है। इसके अलावा छोटे हवाई अड्डे भी होते हैं, छोटी हवाई पट्टियाँ भी होती है जिसमें छोटा विमान उतरने की सुविधा होती है। तो भारत के है कि एक भौगोलिक दृष्टि से भी विविधताओं वाला देश है और ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर इस सामरिक दृष्टि से देखें, क्योंकि यहाँ भारत के साथ में जो सीमा लगती है, नेपाल की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, इधर है वो यानी कि चीन की लगती है, इधर अफगानिस्तान की लगती है और यहाँ पाकिस्तान की लगती है। और टोटल यहाँ भारत की यानी सामरिक दृष्टि से ये सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो तैनात है। इन तक यानी कि सभी जो भारतीय आर्मी की और सीमा सुरक्षा बल की जो पोस्टें हैं उन पर यानी कि सड़क व्यवस्था या रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर रेल परिवहन या सड़क परिवहन निकालना मुश्किल होता है, या कहीं सुदूर इलाके हैं, दुर्गम स्थान है, तो उन तक खाद्यान्न सामग्री या अन्य प्रकार की सामग्री या आने या जाने के लिए जो महत्वपूर्ण साधन है वो यानी कि वायु परिवहन है। और विभिन्न लड़ाकू विमानों के माध्यम से भी यहाँ पर सामरिक दृष्टि से सुरक्षा की जाती है। इसके साथ साथ यानी कि अन्य जो मालवाहक विमान है वो भी पहुँचते हैं। और भारत के अन्य इन 4 यानी कि शहरों से, अन्य शहरों से भी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की यानी कि सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है या जकार्ता है, यहाँ पर भी सुविधा उपलब्ध है। जकार्ता या वियतनाम, थाईलैंड, रंगून हवाई अड्डा है, रंगून हवाई अड्डा है, यहाँ तक भी है। टोक्यो है, चीन के अंदर बीजिंग हवाई अड्डा है। ये सारी जो वायु मार्ग है वो भारत में उपलब्ध है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी वायु परिवहन का कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी हल्की वस्तुएं होती है, नाशवान वस्तुएं होती है, उनका यानी कि परिवहन के तौर पर वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो कम समय के अंदर यानी कि किसी निश्चित गंतव्य स्थान तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा यानी कि मालवाहक के अलावा
अन्य विमान जो है, यात्री विमान है, वो भी भारत से लगभग हर देश के कोने में वायु परिवहन की सुविधा है वो उपलब्ध है। तो वायु परिवहन एक महंगा साधन है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो लंबी दूरियों को अतिशीघ्र यानी कि प्राप्त करने या अतिशीघ्र पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस भारत के अंदर जो वायु परिवहन है, इसका 1953 के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि 1953 में वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इसके बाद में सभी कंपनियों को, जितनी वायु परिवहन की कंपनियां हैं, सभी कंपनियों को दो नवनिर्मित निगमों में, यानी एक तो एयर इंडिया एयरलाइंस निगम और दूसरा एयर इंडिया के अंतर्गत कर दिया गया। इसके बाद में वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्देशीय वायु परिवहन की भी स्थापना की गई है। तो भारत का पहला जो हेलीकॉप्टर है वो है पवन हंस, पहली हेलीकॉप्टर कंपनी है जो पवन हंस है। तो 1953 के अंदर भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और जिसमें दो निगम बनाए गए थे इसके नियंत्रण प्रबंधन के लिए, जिसमें एक का नाम था इंडियन एयरलाइंस निगम और दूसरा एयर इंडिया। फिर 1 मार्च 1994 को इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और अब सार्वजनिक क्षेत्र की यानी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया विलय करने के पश्चात द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडियंस लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया गया है, और ये कंपनी एयर इंडिया के नाम से सेवा उपलब्ध कराती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सेवा है वो एयर इंडिया कंपनी है, वो वायु सेवा उपलब्ध करवाती है। भारत के अंदर पहला जो यानी कि ग्रीन एयरपोर्ट है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, या यूँ कहे कि एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट। तो एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो हैदराबाद के अंदर स्थित है। यानी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का जो हवाई अड्डा है, ये एशिया का और भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब यह है कि ऐसे हवाई अड्डे जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधित विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया है, या कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है, ऐसे हवाई अड्डों को ग्रीन एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और केरल का जो कोची हवाई अड्डा है वो भी भारत का ग्रीन एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा मित्रों, जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति है, वो भारतीय वायुसेना ने प्रदान की है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें जैसे नागालैंड या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है, ये जो चेतु नागालैंड का और ईटानगर हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का, इनको भी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के रूप में निर्माण या विकसित किया जा रहा है। अब भारत के अंदर जो हवाई अड्डे हैं इनके लिए कुछ अनुकूलन दशाएं भी है। क्या कि हवाई अड्डे बनाने के लिए क्या अनुकूलन दशाएं होनी चाहिए? तो भारत में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए बहुत सारी अनुकूलन दशाएं हैं, जिसमें पहली अनुकूलन दशा ये है कि एक तो भारत का विशाल आकार है और प्रत्येक देश के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों से जुड़ा हुआ है। यानी विश्व के महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग है वो भारत से होकर के गुजरते हैं। इसी वजह से भारत में
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूलन दशा है, इनका आकार है वो विशाल है। दूसरी दशा ये है कि भारत की स्थिति जो प्रमुख वायु मार्गों पर भी स्थित है। और तीसरी कंडीशन ये है कि वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त जो एल्यूमिनियम चाहिए वो एल्यूमिनियम भी भारत में उपलब्ध है। एल्यूमिनियम का एस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, और भारत में उड़ीसा के कालाहांडी जहाँ यानी कि प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन भी होता है। और अन्य राज्यों में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है, जैसे मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है, कुछ गुजरात में भी होता है। तो एक तो एल्यूमिनियम की उपलब्धता होना, फिर वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है, तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है। और साथ ही साथ हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल और कठोर भूमि की उपलब्धता, क्योंकि हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कठोर और समतल भूमि होनी चाहिए। रेगिस्तानी भागों के अंदर या कहीं पहाड़ी उबड़ खाबड़ भागों के अंदर हवाई अड्डे निर्माण करने के लिए दिक्कत आती है। तो भारत में यानी कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कठोर और समतल भूमि है जो हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूलन दशाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा देश की जो विशाल जनसंख्या है ये भी भारत में वायु परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मूल के निवासी है या भारतीय है वो विदेशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु यानी कि जाते हैं, या बहुत देशों के अंदर बसे हुए हैं, वहाँ से व्यापार करते हैं। तो वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से भी भारतीयों का प्रत्येक देश में आना जाना रहता है, और इसीलिए यात्री विमानों के लिए यात्रियों की सुविधा या यात्रियों की संख्या उपलब्ध होना जैसी सुविधाएं हैं वो भी भारत में है, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या है और बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो विदेशों के अंदर यानी कि अपने व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से आदान प्रदान करते हैं, वहाँ पे व्यापार भी करते रहते हैं। तो यात्रियों की दृष्टि से भी यहाँ अनुकूलन दशाएं हैं। इसके साथ ही देश के आर्थिक विकास, हवाई अड्डों से निर्माण से देश का आर्थिक विकास भी होता है, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर आने या जाने के लिए वायु सेवा उपलब्ध होती है, और इससे बहुत सारा जो वस्तुएं हैं उनका माल का आयात निर्यात, वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से, सामरिक की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अर्थव्यवस्था के विकास में भी वायु परिवहन का योगदान रहता है। और इसके अलावा देश का विशाल पर्यटन जो उद्योग है, क्योंकि भारत के अंदर जो पर्यटन उद्योग है वो भी महत्वपूर्ण है, और भारत में बहुत सारे देशों से, जिसमें खास करके यूरोपीय देशों से जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्पेन है, इनसे बहुत सारे विदेशी पर्यटक है वो भारत में आते हैं, और वो ज़्यादातर यानी कि वायु परिवहन के द्वारा ही आते हैं। अर्थात वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से भारत में पर्यटन उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, और ख़ास करके राजस्थान जैसे राज्य के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण यानी कि योगदान है, क्योंकि राजस्थान की जो ऐतिहासिक स्थिति है और भौगोलिक स्थिति है, इन ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए विदेशों से दूर दूर से पर्यटन आते हैं, और यहाँ की वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से अधिकांश मात्रा में, अधिकांश संख्याओं के अंदर यानी कि विदेशी पर्यटक आते हैं। इससे भारत में और ख़ास करके राजस्थान के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे अनेक कारण यानी कि कारक है, और जो इस परिवहन के साधनों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये वायु परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।